तो हम लोग अभी तक यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि संविधान संशोधन हम लोग संविधान के भीतर कर सकते हैं। हमारा संविधान न तो कठोर है और ना ही लचीला है। आप समझते हैं कि भाई ये कठोर के क्या मतलब हुए और लचीला जो हम कह रहे हैं संविधान को, उसके शाब्दिक अर्थ कहाँ तक पहुँचते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझे संविधान संशोधन हमारे संविधान की एक शक्ति है। समय के अनुसार आवश्यकता की मांग जो है उसकी पूर्ति के लिए हम लोग अपने संविधान को समय के अनुसार परिवर्तित कर सकते हैं। अब भाई परिवर्तित कर सकते हैं तो कैसे कैसे परिवर्तित किया जाएगा, कौन लोग परिवर्तित करेंगे, संविधान ने यह अधिकार किस प्रकार से दिया हुआ गया है कि विधायिका के सदस्य जो है संविधान को हमारे परिवर्तित कर सकते हैं। तो इसको समझते हैं। अनुच्छेद 368 आर्टिकल 368 ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज अस कि वी कैन अमेंड आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, अनुच्छेद 368 भारतीय संविधान हमारे देश की संसद को, नोट डाउन करेंगे, संसद को, राज्य विधायिका को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वो हमारे संविधान में संशोधन कर सके। ठीक है, अभी के लिए याद रखेंगे संसद को आर्टिकल 368 के तहत यह अधिकार दिया गया है। अब भाई संसद कैसे कैसे कर सकती है, तो सबसे पहले समझते हैं कि लचीला संविधान क्या है। लचीला संविधान कहता है कि जब भी हम संविधान के प्रावधानों को देखें तो उसको इस नज़र से देखें कि कौन कौन से प्रावधान ऐसे हैं जिन्हें कि हम लोग आसानी से परिवर्तित कर सकते हैं, समय के अनुरूप ढाल सकते हैं, यानी कि अधिक औपचारिकताओं की आवश्यकता नहीं होगी उसमें। इनमें हम कहते हैं कि सामान्य बहुमत के माध्यम से संविधान संशोधन, सामान्य बहुमत के माध्यम से संविधान संशोधन। इसके लिए हम कहते हैं कि 51% जो है हमारी सदस्य संख्या होनी चाहिए, यानी कि संसद में जो हमारा लोकसभा का सदन है या फिर राज्यसभा का हमारा जो सदन है, जब भी इसके भीतर इन मामलों से संबंधित संविधान संशोधन की मांग की जाएगी, उस वक्त वहां पर उपस्थित और जो भी लोग सदस्य की संख्या है, जैसे हमारे यहाँ 552 पहले हुआ करती थी, अब 550 लोकसभा की संख्या है। ठीक है, तो उन जो हमारे 550 संख्या है उसका बहुमत यानी कि उसका 51% उसको संशोधित कर सकता है, यानी कि हमें अधिक औपचारिकताओं की जरूरत नहीं है। सामान्य रूप से वोटिंग होगी, जिसके तरफ बहुत बहुमत होगा उसको पास कर लिया जाएगा। अब ये टॉपिक्स हमारे कौन कौन से हम देख लेते हैं। बहुत से टॉपिक हैं, याद रखने के लिए कुछ रखे गए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो हमें लगता है कि नहीं नहीं ये तो विशेष बहुमत से ही होते होंगे। ठीक है, राज्य निर्माण, उसका क्षेत्र, सीमाएं, परिवर्तन। अधिकतर लोग क्या सोचते हैं कि राज्यों की स्वतंत्रता इस प्रकार है कि भाई राज्य चाहे तो अपनी सीमा के अंदर काम करे ना करे, लेकिन संसद को अधिकार 368 के अंदर यह है कि वह राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है, राज्य को तोड़ करके नया राज्य बना सकता है, 2 राज्यों को मिलाकर के एक राज्य बना सकता है, राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में परिवर्तित कर सकता है, केंद्र शासित प्रदेश को राज्य में परिवर्तित कर सकता है। ठीक है, यानी कि बिना उसके विधानसभा के आदेश को माने हुए। ये प्रक्रिया हम आगे पढ़ेंगे कि किस प्रकार से राष्ट्रपति इसकी अनुमति देते हैं, उसके बाद संसद इसके लिए नियम बनाती है, फिर विधानसभा में वो बहुमत जाता है, विधानसभा चाहे तो उसे नकार दे चाहे तो उसे स्वीकार करे, लेकिन संसद को अधिकार है कि वो उस राज्य की सीमाओं को बदले, क्षेत्र को बदले, नाम को बदले। ठीक है, तो ये हमारा राज्य निर्माण, उसका क्षेत्र जो है सामान्य बहुमत के तहत बदला जा सकता है। हम अगर उदाहरण के रूप में देखें, उत्तराखंड हमारा राज्य यूपी से अलग हुआ था। ठीक है, डेट आप बताएंगे, ये भी आप बताएंगे कमेंट में कि हमारा हिमालयी राज्य क्रम में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है। ठीक है, और क्योंकि हम जब अलग हुए तो तब जाहिर सी बात है कोई भी राज्य या फिर उस राज्य का मुख्यमंत्री नहीं चाहेगा कि मेरा क्षेत्र सीमित हो जाए, तो जाहिर सी बात है जब वहाँ यूपी की विधानसभा में इस प्रस्ताव को भेजा गया तो उन्होंने इसे नकार दिया, लेकिन उसके बावजूद संसद ने इस पारित किया, कहा कि विकासात्मक दृष्टिकोण से उत्तराखंड नए राज्य की निर्माण करना चाहिए और नए राज्य का निर्माण हुआ। ठीक है, तो ये हो गया एक। इसमें सीमाओं का हमने बताया कि उसमें कर सकते हैं। नागरिकता बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस नागरिकता को लिया क्यों गया है इसे समझिए। नागरिकता उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन चर्चाओं में है, इसलिए क्या पता पूछा जा सकता है वनडे एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, क्यों? अभी हम लोग सब जानते हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम हम लोगों ने पारित करवाया। ठीक है, 2019 में जब नागरिकता संशोधन अधिनियम पारित हुआ तो खूब हो हल्ला हुआ, एनआरसी की बातें हुई।
तो एनआरसी के साथ, सीएए के साथ, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जिसे हमने कहा बाद में वो बिल का रूप आया, ठीक है, तो उसको हमने जब देखा तो एनआरसी के भीतर नागरिकता चर्चाओं का विषय था। हम लोगों ने देखा कि संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वो भारत में नागरिकता के संबंधी कानूनों को बनाए, ठीक है, तो ये भी वो सामान्य बहुमत से पास कर सकती है, जैसे कि सीएए को किया गया, ठीक है। इसे हम आगे और अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि चैप्टर 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 5 to आर्टिकल 11 डिफाइन द सिटीजनशिप इन द इंडिया। ओके, तो हम लोग इसको आगे देखेंगे। दूसरा, 5वीं और 6ठी अनुसूची जो भारतीय संविधान की है, ये मूल तौर पर बात करती है कि भारत में जनजातीय जो क्षेत्र हैं, इन लोगों का विकास कैसे होगा, इन क्षेत्रों को हम लोग कैसे रूप से सम्मिलित करेंगे, तो इस पे कानून बनाना, उनको और विशेषाधिकार देना, उनसे विशेषाधिकारों को कम करना, नए राज्यों को जोड़ना, उनमें और राज्यों को बढ़ा और उन क्षेत्रों को बढ़ा देना, उन क्षेत्रों के लिए और सुविधाएं प्रदान करना, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है सामान्य बहुमत के साथ में, ठीक है। इसके लिए कोई विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, ये कर सकती है। दूसरा, केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण। अब ये केंद्र शासित प्रदेश क्यों लिखा गया है, ये इंपॉर्टेंट है जम्मू कश्मीर के उदाहरण के तौर पर। हम सभी लोग जानते थे, हमारा बहुत ही प्यारा एक राज्य हुआ करता था कुछ समय पहले तक, जम्मू और कश्मीर, हमारे देश का सिरमौर, ठीक है, लेकिन आज के समय पर वो राज्य के रूप में नहीं है, उसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में बांट दिया गया है, पहला जम्मू और कश्मीर, दूसरा लद्दाख। यहीं से हम लोग समझ लेंगे कि हमारे यहाँ राज्यों की संख्या फिर से 28 हो चुकी है और केंद्र शासित प्रदेश हमारे यहाँ 9 हो चुके हैं, ठीक है, 7 पहले थे, 2 अभी हैं। तो इनमें परिवर्तन करने का भी, केंद्र शासित जो प्रदेश है इसमें परिवर्तन करना, इसका संचालन कैसे किया जाएगा अब, तो इसका अधिकार भी सामान्य बहुमत के तहत परिवर्तन किया जा सकता है संसद के द्वारा, ठीक है। ये हम क्लियर हो गए। सामान्य बहुमत से कुछ हमारे टॉपिक ऐसे हैं जिन्हें केवल 51% वोटिंग चाहिए और वो पास हो जाएगा। दूसरा, विशेष बहुमत। अब सभी तो ऐसे नहीं हो सकते हैं ना कि जिनको कि सामान्य बहुमत से पास करा दिया जाए, तो अब कठोर होते जा रहा है। देखिए हमारा संविधान धीरे धीरे, ये लचीला है। 5 लोग बैठे हुए थे उदाहरण के तौर पर, ठीक है, 3 ने हाथ उठाया, बात खत्म हो गई, ये तो स्पेशल कंडीशन नहीं हुई। अब हमारे उसके कुछ बेसिक स्ट्रक्चर टाइप है, ठीक है, मूल अधिकार है, नीति निषेधक तत्व है कि जो कि हमारे दर्शन के क्षेत्र हैं। इनमें सरकार अपनी राजनीतिक विचारधारा के तहत देश की विचारधारा को न बदल सके, इसलिए इसको विशेष बहुमत में रखा गया है कि कुछ लोग नहीं बल्कि अधिक लोगों की आवश्यकता हो, अधिक सोचना विचारना इस पर हो सके। इसको लेकर के कहा गया कि विशेष बहुमत के तहत कुछ क्षेत्रों में हम लोग चेंजेस ला सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं। इनमें है मूल अधिकार, नीति निषेधक तत्व, ठीक है। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें अगर हमें परिवर्तन करना है तो पहले लोकसभा में अगर बिल आया है इनके परिवर्तन को लेकर के, तो पहले 2/3 सदस्य लोकसभा के जब वोटिंग इसके पक्ष में कर लेंगे तो वहां से पारित हो जाएगा। फिर राज्यसभा में जाएगा, फिर वहां भी 2/3 सदस्य इसको पास कर लेंगे, तब इसे पारित माना जाएगा। अगर केवल 51% ने किया तो वहीं पे कोलैप्स कर जाएगा, रद्द हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा विशेष बहुमत। अब और कठोर हो रहा है साहब, धीरे धीरे हम लोग और कठोरता की ओर जा रहे हैं, समझ रहे हो ना, लचीला, फिर थोड़ा और बीच का, और अब कठोरता की ओर जा रहा है। ये बताता है विशेष बहुमत व आधे राज्यों की संस्तुति। विशेष बहुमत व आधे राज्यों की संस्तुति, यानी कि ये ऐसे हमारे हॉट टॉपिक्स हैं कि अगर इन पर हमें अमेंडमेंट लाना है, वर्तमान स्थिति में चेंज करना है, तो संसद अकेले इस कार्य को नहीं कर सके। संसद मैंने बताया लोकसभा, राज्यसभा और भारत के राष्ट्रपति, ठीक है, वो इन्हें अकेले अमेंडमेंट नहीं कर सकती है। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं यदि इन पर आप चाहते हैं, जो कि हमारे संघीय ढांचे के स्तर है, यहाँ समझ रहे हैं आप, यानी कि अगर इनमें चेंज होगा तो हमारा जो संघीय ढांचा है उस पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसे विषय हैं जिनमें केंद्र और राज्य दोनों की अपनी अपनी भूमिकाएं हैं, ठीक है, दोनों के अपने अपने क्षेत्र है, अपनी शक्तियां हैं। अगर उनमें परिवर्तन करेंगे तो कहा गया है कि राज्यों की भी संस्तुति आवश्यक होनी चाहिए। तो वैसे ही जैसे यहाँ 51% है तो वहाँ आधे राज्य। अब आप बताइए कितने राज्य होने चाहिए हमारे पास, ये आप कमेंट में लिखेंगे कितने राज्यों की संस्तुति आवश्यक होनी चाहिए, ठीक है। अभी हम लोगों ने बताया भी है कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हमारे पास वर्तमान में है। तो इसमें पहला पॉइंट लिखिए, नोट डाउन कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, राष्ट्रपति का निर्वाचन। हम लोग आगे पढ़ेंगे भी राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे किया जाता है। फिलहाल के लिए आप ये समझ लीजिए, राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है वो लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के माध्यम से किया जाता है। अब कल को यदि भाई संसद अपने आप में कह दे
कि नहीं नहीं नहीं, आज से हम लोगों को आवश्यकता है जो है कि राज्यों को इसमें भागीदारी बनाए, यानी कि विधायक अब वोट नहीं करेंगे, तो ये तो संघीय ढांचे पे चोट होगी, क्योंकि राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति कर रहा है, राज्यपाल नियम कानूनों को राज्य के अंदर देख रहा है, तो फिर तो ये उल्लंघन हो जाएगा। तो इसलिए कहा गया है कि अगर कभी आप राष्ट्रपति के निर्वाचन की वर्तमान व्यवस्था में बदलाव करना चाहते हैं तो आपको आधे राज्यों की सहमति या संस्तुति आवश्यक होगी। ठीक है। सेकंड टॉपिक, केंद्र व राज्य की कार्यकारिणी की शक्तियों का विस्तार। केंद्र और राज्य हम सब समझ चुके हैं, संघ सरकार जिसे कहते हैं, राज्य सरकारें हम सब जिसे कहते हैं, उनकी कुछ कार्यकारिणी शक्तियां हैं, मंत्रिमंडल है, उनकी क्या शक्तियां होंगी, क्या विस्तार वो कितना कर सकते हैं, इस चीज को लेकर के उन पर किसका नियंत्रण होगा, राज्य के मुख्यमंत्री की मंत्रिपरिषद को किन आधारों पर हटाया जा सकता है, इन शक्तियों को भी यदि अगर आपको चेंज करना है तो आपको आधे राज्यों की सहमति आवश्यक होगी। अगला, उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय। हम सभी जानते हैं, अभी हम लोगों ने जब अपनी विशेषताओं वाले चैप्टर को पढ़ा था तो हमने उसमें पढ़ा कि एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका हमारे देश में निवास करती है। अब जो एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका है तो उसमें उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है? कोलेजियम के माध्यम से होता है। कोलेजियम बहुत सारी बड़ी चीजें हैं, आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए समझिए कि सुप्रीम कोर्ट के जो टॉप 5 जज होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ आवर सुप्रीम कोर्ट, इन 5 को मिलाकर के कहा जाता है हमारा कोलेजियम। ठीक है, तो ये लोग तय करते हैं। लेकिन अगर कल को हमारी संसद कहे नहीं, आज से देश का राष्ट्रपति तय करेगा बिना किसी के रोक टोक के, तो फिर, और राष्ट्रपति हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल के हिसाब से काम करेगा, यानी कि केंद्र सरकार तय करेगी जज कैसे काम करेंगे। यानी कि इससे क्या होगा, जब भी केंद्र और राज्यों के मध्य में विवाद होगा तो सुप्रीम कोर्ट किसकी साइड लेगा? जाहिर सी बात है, जिसने बनाया बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, तो फिर वो केंद्र सरकार की ओर झुकाव रखेगा अपना और अन्याय फैल जाएगा। तो भाई जरूरत है कि उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय की वर्तमान परिस्थितियों में यदि परिवर्तन करना चाहती है हमारी संघीय सरकार तो आधे राज्यों की सहमति आवश्यक है। यानी कि वो ऐसे वाजिब कारण लेकर के आए हैं कि उन्हें कन्विंस आप कर सके कि हाँ ये व्यवस्था है हमें और सुधार लाएगी। ठीक है। अगला, केंद्र व राज्यों की विधायी शक्तियां। जैसे विधायी शक्तियां हम कैसे कहते हैं? संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची। हमने बताया ना कि हमारी जो 7वीं अनुसूची है, ठीक है, इसको हम लोगों ने जिसमें संविधान की 7वीं अनुसूची में हमने जो बंटवारा शक्तियों का किया गया है, अगर उसमें भी हम कुछ विषय हटाना चाहते हैं, जैसे हमने कहा नागरिकता जो है वो संघ सूची का विषय है, ठीक है, शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची का विषय है, यानी कि दोनों लोग उस पर कानून बना सकते हैं। अगर सरकार चाहे कि नहीं आपको अब कोई अधिकार नहीं होगा, हम जो मर्जी आपको दें, आपके पास अपने रूप में कोई अधिकार नहीं होगा। अब ये तो बात तो गलत है, राज्य सरकारों के अधिकारों का हनन है। तो बोला अगर ऐसा भी अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं भाई, तो 15 राज्यों की आपको सहमति संस्तुति आवश्यक है, इसके बिना भी आप नहीं कर सकते हैं। दूसरा, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। अब क्या हुआ, हमारी केंद्र सरकार मजबूत है, संघीय सरकार मजबूत है, उन्होंने कहा ठीक है भाई देखो, क्योंकि लोकसभा जो होती है उसमें पूरा देश का प्रतिनिधित्व होता है, उसमें राज्यों से भी लोग आ रहे हैं, केंद्र शासित प्रदेशों से भी लोग आ रहे हैं, तो वो पर्याप्त है प्रतिनिधित्व करने के लिए। आज से जो भी हम लोग काम करेंगे संसद में, उसमें राज्यसभा कुछ काम नहीं करेगी। हम राज्यसभा को डिमोलिश करना चाहते हैं, हम राज्यसभा को हटाना चाहते हैं, क्योंकि ये खर्चीली प्रणाली है, कुछ भी पॉइंट्स दिए जा सकते हैं। तो तब उन्हें बताया जा सकता है कि नहीं, राज्यों के हितों की रक्षा करने के लिए एक ऐसे निकाय की आवश्यकता है, ठीक है, जो कि राज्यों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दे सके। और यदि उसके बावजूद आप ऐसा करना चाहते हैं तो अगेन 15 राज्य यानी कि 50%, ठीक है, 50% जो आपके राज्य हैं उनकी आपको सहमति या संस्तुति आवश्यक होगी। अगला भाई सबसे इंपॉर्टेंट, 368 प्रक्रिया व संसद की शक्ति। स्वयं में 368 प्रक्रिया। अब सुप्रीम कोर्ट तो कह रहा है कि भाई आप लोग परिवर्तन करो, ऐसे करो, ये नियम है, अगर इनका केंद्र सरकार पालन नहीं करती है तो आप हमारे पास आएंगे, हम लोग उस नियम को खारिज करवा देंगे। लेकिन अगर हमारी देश की संसद ने कहा कि हम सबसे पहले 368 के तहत 368 को ही हटाना चाहते हैं, जैसे हमारे देश की संसद ने कहा कि हम लोग 370 के अंदर ही 370 को ही हटाना चाहते हैं, ठीक है, तो वैसे ही अगर इन्होंने कहा कि नहीं आज से हम लोग प्रक्रिया ही बदल दे रहे हैं 368 के अंतर्गत, हमको अधिकार है, और अब हम कह रहे हैं कि हमें किसी की आवश्यकता नहीं है, प्रधानमंत्री ने जो कह दिया वो ही सही, न खाता ना भाई, प्रधानमंत्री ने कहा बिल्कुल सही, ठीक है,
और उसके बाद फिर जनता भी कुछ बोलेगी नहीं, सड़क पे होगा नमूने के बाद फिर शक्तियों का बंटवारा खत्म हो जाएगा, प्रक्रिया अपने आप में समाप्त हो जाएगी। तो इस बारे में भी कहा गया है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, और अगर करना है तो 15 राज्यों की सहमति लीजिए, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं, हमारे पास संघीय व्यवस्था है जहां पर कि राज्यों का प्रतिनिधित्व भी आवश्यक है। वो आप दोनों के संतुलन से ही राष्ट्र चलेगा। आप उन्हें कन्विंस करें, मनाएं, ठीक है, और उसके बाद आप ऐसे सटीक तथ्यों को अपनी कसौटी पर रखें जिससे कि वो इस बात को मानने को तैयार हो सकें, तभी आप इनमें कोई भी परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग देख लेंगे। इसमें हमने पढ़ा क्या, संविधान संशोधन हम लोग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। किसके तहत कर सकते हैं, अनुच्छेद 368 के तहत कर सकते हैं। किस किस प्रकार से कर सकते हैं, 3 प्रकार से कर सकते हैं। 3 प्रकार कौन है, सामान्य बहुमत है, ठीक है, जिसके लिए कि लोकसभा राज्यसभा में 51% यदि सदस्य उसे पारित करवा देते हैं तो उसे पारित माना जाएगा। ये कुछ उनसे इंपॉर्टेंट विषय हैं। दूसरा विशेष बहुमत है, यानी कि यदि इन विषयों पर आपको कानून बनाना है या फिर संविधान का जो वर्तमान स्वरूप है उसमें परिवर्तन करना है तो आपको संसद के सदस्यों के 2/3 सदस्य संख्या की आवश्यकता होगी। ठीक है। तीसरा विशेष बहुमत, यानी कि ऐसे जो हमारी विशेषताएं हैं जिससे कि हमारा संघीय ढांचा प्रभावित होता हो, इसके तहत यदि आपको संविधान के स्वरूप में परिवर्तन करना है तो आपको जो है विशेष बहुमत, साथ ही साथ आधे राज्यों की संस्तुति आवश्यक होगी, और ये 7 विषय उसमें दिए गए हैं। ठीक है, ये तो हम लोगों ने समझ लिया। आई होप कि आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, वरना एक बार मैं इनको रिपीट कर रहा हूं। ये 7 पॉइंट्स कभी भी पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, कि इनमें से किनको राज्यों की संस्तुति के साथ ही करना आवश्यक है। ठीक है, इनको आप एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। राष्ट्रपति का निर्वाचन, केंद्र व राज्य कार्यकारिणी की शक्ति व विस्तार, उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय की शक्तियां, केंद्र व राज्यों के बीच विधायी संबंध, अगला शक्तियों का विभाजन, उसके बाद 7वीं अनुसूची से संबंधित विषय, उसके बाद संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, उसके बाद 368 प्रक्रिया व संसद की शक्ति, यानी कि 368 प्रक्रिया स्वयं में भी। ठीक है, अब इसके अलावा अब हम और इसके अंदर क्या देख सकते हैं भाई। ये तो ठीक है कि संविधान संशोधन हम लोग कर सकते हैं, इतने इतने प्रकार से कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें हैं जिनको हमें इसके अंदर ध्यान रखना होगा। अब ये ध्यान रखने वाले टॉपिक्स कौन कौन से हैं जो पेपर्स में पूछे जा रहे हैं। इसमें आता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि जिस प्रकार लोकसभा और राज्यसभा में जब मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं तो राष्ट्रपति साहब क्या करते हैं, संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं कि सब लोग साथ में बैठिए, अपनी बात विचारों को रखिए, संविधान में जो त्रुटियां जो आपको इस विधेयक में लग रही है उन्हें स्पष्ट कीजिए, सरकार उन्हें सुधारने का प्रयास करे। तो संयुक्त बैठक का प्रावधान क्या संविधान संशोधन के लिए है? संयुक्त बैठक, तो क्लियर हो जाइए इस बारे में बहुत ज्यादा। संयुक्त बैठक इस मामले में नहीं बुलाई जा सकती है। आई रिपीट, संयुक्त बैठक इस मामले में नहीं बुलाई जा सकती है, यानी कि संविधान संशोधन से विधेयक को पारित कराने के लिए संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं दिया गया है। कुछ में मन में कंफ्यूजन होगा कि जब भाई कंफ्यूजन दूर हो रहे हैं, सुधारात्मक प्रक्रिया, तो ऐसा क्यों नहीं है। देखिए, इसमें लोकसभा हावी हो जाएगी। हम सभी जानते हैं कि कितने सदस्य हैं हमारे पास लोकसभा के, बताया 550 सदस्य लोकसभा। अब राज्यसभा के कितने सदस्य हम लोगों के पास में हैं? 250। ठीक है, अब अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तब भी इनके पास ज्यादा है, यानी कि लोकसभा चाहेगी तो अपनी बात मनवा लेगी और राज्यसभा कुछ कर भी नहीं पाएगी, तो फिर राज्यों के प्रतिनिधित्व कोई अर्थ ही नहीं रहा। तो इसलिए इस मामले में संयुक्त बैठक का प्रोविजन नहीं है। दूसरा, कई बार क्वेश्चन आता है, क्योंकि हम लोग समझते हैं कि संविधान संशोधन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जो है भी, ठीक है, तो हम लोग समझते हैं कि क्या इसे केवल सरकारी जो अधिकारी है वो ही ला सकता है, यानी कि क्या गैर सरकारी जो विधेयक हैं वो भी क्या संविधान संशोधन के रूप में हो सकते हैं? तो 2 शब्दों को स्पष्ट समझ लीजिए। सरकारी विधेयक क्या होता है? सरकारी
विधेयक क्या, और गैर सरकारी विधेयक क्या होता है? कोई भी मंत्री, ठीक है, कोई भी मंत्री अगर किसी बिल को संसद के अंदर लेकर के आता है, ठीक है, तो उस बिल को कहा जाता है सरकारी विधेयक। आई रिपीट, कैबिनेट मंत्री हो, उप मंत्री हो, राज्य मंत्री हो, ठीक है, अगर वो कोई भी विधेयक लेकर के आता है संसद के अंदर, यानी कि लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी वो लेकर के आता है, तो वह विधेयक कहलाएगा आपका सरकारी विधेयक। और कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मंत्री नहीं है लेकिन संसद का सदस्य है और अपने द्वारा कोई विधेयक लेकर के आता है, तो भाई साहब वो आपका हो जाएगा गैर सरकारी विधेयक, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए समझिए, जो लोग गढ़वाल के रहने वाले हैं, हम लोगों के विधायक जी कौन हैं? तीरथ सिंह रावत साहब हैं, ठीक है। गढ़वाल संसदीय क्षेत्र से, गढ़वाल में 5 सीटें हैं ना लोकसभा की, ठीक है, और राज्यसभा की 3 हैं। याद रखिएगा, आपको कमेंट में बताने हैं तीनों के नाम, ठीक है। तो हमारे जो तीरथ सिंह रावत गढ़वाल क्षेत्र से जो सांसद हैं, क्योंकि वो कोई मंत्री नहीं हैं, तो उनके द्वारा लाया गया कोई भी विधेयक संसद के भीतर गैर सरकारी विधेयक माना जाएगा, ठीक है। दूसरी ओर हरिद्वार सीट से हमारे सांसद कौन है? निशंक है, रमेश पोखरियाल निशंक है, ठीक है। वो इस समय मानव संसाधन विकास मंत्री हैं भारत के। तो अगर वो कोई विधेयक संसद के अंदर लाते हैं तो उसे हम लोग कहेंगे सरकारी विधेयक, ठीक है। तो अब हम अपने पॉइंट पे आते हैं, क्या सरकारी विधेयक या गैर सरकारी, क्या संविधान संशोधन के लिए सरकारी विधेयक आवश्यक है? क्या मंत्री ही इसे ला सकता है, या फिर कोई व्यक्ति जो मंत्री नहीं है वो भी इसे पुरस्तापित कर सकता है, यानी कि संसद के पटल पर विचार विमर्श के लिए रख सकता है? तो विदाउट एनी डाउट क्लियर हो जाइए, हाँ दोनों रख सकते हैं, ठीक है। गैर सरकारी सदस्य भी और सरकारी सदस्य भी, ठीक है, ये दोनों के दोनों इसको पुरस्तापित कर सकते हैं। संयुक्त बैठक का कोई प्रोविजन इसके अंदर नहीं है, ठीक है। ये था हमारा संविधान संशोधन वाला पार्ट कि भाई कैसे क्या विधेयक है, इसको हम लोग कैसे संशोधित कर सकते हैं, प्रक्रिया क्या होगी, प्रक्रिया के समय हमें किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। अब यहां से एक बहुत बड़ा सवाल उठ करके आता है। बड़ा सवाल क्या है? स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। गुलाम देश था हमारा, हम लोगों ने बहुत मेहनत से आज़ादी पाई, कई लोग शहीद हुए, कई लोग मरे, फिर बुद्धिजीवियों का एक दल इकट्ठा हुआ, संविधान सभा कहा, संविधान बनाया, उसमें हम लोगों ने इतनी सारी विशेषताओं को रखा, विशेषताओं के साथ छूट दी कि चलो भाई समय आएगा तो आप समय के अनुसार इसे बदलते भी रहना। आर्टिकल 368 संविधान संशोधन के अंतर्गत, ठीक है। संविधान संशोधन में भी कह दिया ना ही कठोर होगा ना ही लचीला होगा, ठीक है, आप चाहे तो परिवर्तन करते रहना। अब बात यह है, क्या आधे राज्यों वाला जो हमने कॉन्सेप्ट कहा था, क्या उसके तहत हम पूरे संविधान को बदल सकते हैं? पॉइंट है ना। क्या अगर हम चाहें, हमने चलो 2/3 का बहुमत रखा या फिर हमने आधे राज्यों का बहुमत भी रखा, तो क्या हम संविधान में मनचाहा परिवर्तन कर सकते हैं? ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट हो जाता है। यहीं से आया मूल ढांचा, संविधान का मूल ढांचा, कि क्या संविधान का मूल ढांचा है, क्या उसकी अपनी सीमाएं हैं, क्या उसकी विशेषताएं हैं, संसद को उस क्षेत्र में कितना परिवर्तन करने का अधिकार है, कितना नहीं है, ठीक है। तो इसे लेकर के हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, संविधान का मूल ढांचा। तो मूल संरचना के विषय तक हम लोग अब पहुंच चुके हैं। हम लोग देख चुके हैं कि भाई संविधान में संशोधन भी हो सकता है, आप लोग चाहें तो कुछ कठोरता इसके अंदर ला सकते हैं, कई बार 2/3 के माध्यम से आप करवाइए संशोधन, कई मामलों में आप जो है आधे राज्यों की सहमति से करवाइए। लेकिन प्रश्न अभी भी हमारा वहीं का वहीं है, क्या पूरे संविधान को, जो हमारे पूर्वजों की देन है, जिसे इतनी मेहनत मशक्कत के बाद बनाया गया, क्या पूरा हटाया जा सकता है? तो इस मामले में अलग अलग परिस्थितियों में सुप्रीम कोर्ट की अलग अलग राय रही। उस राय को हम देखेंगे कि संविधान बनने के बाद से लेकर के अभी तक के मामले में क्या विवाद है। क्या विवाद आप समझ चुके होंगे कि क्या संसद को अधिकार है कि पूरा संविधान बदल दे, और जनता कहती है क्या ऐसा संभव नहीं है कि संविधान जो हमारा, जिसमें इतनी सारी खूबियां हैं, इस पर कुछ अंकुश लगाया जाए ताकि संसद इसे अपनी राजनीतिक विचारधारा के तहत राष्ट्र की विचारधारा में परिवर्तित ना कर सके। ठीक है, अब भाई ये मामला सबसे पहले, अभी संविधान बना 1950 में,
और तभी ये मामला पहुंच गया सर्वोच्च न्यायालय के सामने। मामला क्या था भाई? शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, बोला गया कि संपत्ति के अधिकार में, जो कि एक मूल अधिकार है, इसके भीतर सरकार जो कटौतियां कर रही है, सरकार अपनी मनमानियां चला रही है, तो क्या मूल अधिकार को भी क्या संशोधन या संशोधित रूप संसद के द्वारा दिया जा सकता है, हमारे देश की विधायिका के द्वारा दिया जा सकता है। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो शंकरी प्रसाद मामले में, नोट करते हुए जाएंगे, एक एक बार आप नोट डाउन करते जाएंगे क्योंकि बहुत सारे केसेस हैं, इनकी बारीकियों को समझने के लिए मेरे पास लिखने का कम टाइम रहेगा, ठीक है। तो इसके भीतर कहा गया कि हाँ, संसद को यह अधिकार है कि वह मूल अधिकारों को संशोधित कर सकता है, परिवर्तित कर सकता है, हटा सकता है, ठीक है। इसके भीतर इन लोगों ने इस बात को तवज्जो दी। तो इसके तहत जो हुआ, कोर्ट ने अपनी वर्डिक्ट में इस बात को क्लियरिटी दे दी कि आर्टिकल 13 जो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्तियां जो न्यायालयों को प्राप्त हैं, वो सामान्य कानूनी विधियों के संबंध में है, ना कि मूल अधिकारों के संबंध में है, ठीक है। तो शंकरी प्रसाद मामले ने कहा परिवर्तन किया जा सकता है, किया जाएगा, यानी कि अधिकार होगा हमारे देश की विधायिका के पास कि वह इसे परिवर्तित कर दे। देखिए, उस समय की परिस्थितियों को भी अगर हम देखें तो हम सभी लोग जानते हैं कि भूमि एक ऐसी चीज थी जिसे कि राष्ट्रीय विकास की आवश्यकता भी थी, ठीक है। और अगर कोई अपनी राष्ट्रीय विकास के लिए सड़क बनानी है, डैम बनाना है, लोग अपने अगर जमीन ही नहीं देंगे तो फिर सरकार कैसे काम कर पाएगी, ठीक है। तो इसके तहत सुप्रीम कोर्ट का उस समय का वर्डिक्ट ये आया कि परिवर्तन किया जा सकता है। लेकिन परिस्थितियां चेंज हुई, धीरे धीरे क्या हुआ कि समय आगे बढ़ता गया और राजनीतिक जो हमारे कर्ता धर्ता थे, इन लोगों ने अपने लाभ के लिए कई मौकों पर सरकारों को बचाने के लिए, कई मौकों पर अपने खिलाफ होने वाले विद्रोहों के दमन के लिए इस कानून का पालन करना शुरू कर दिया और मूल अधिकारों का हनन करना प्रारंभ कर दिया। इसी के विरुद्ध में गोलकनाथ नाम के एक व्यक्ति पंजाब सरकार के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट चले गए। 1967 का ये केस है, केस का नाम है गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार, ठीक है। अब इसको जब सुप्रीम कोर्ट ने सुना तो सुप्रीम कोर्ट ने जज में अपने पहले वाले फैसले को पलट दिया। उन्होंने कहा अनुच्छेद 13 के तहत जो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्तियां हैं वह संविधान का मूल अधिकार है और इसे सर्वोच्च न्यायालय या फिर न्यायालय जो हमारी प्रक्रिया है उससे किसी भी कीमत पर छीना नहीं जा सकता। यानी कि अगर आप मूल अधिकार में परिवर्तन करेंगे तब भी उसे चुनौती दी जा सकती है। यदि आप इसके किसी विशेष ढांचे को परिवर्तित करना चाहते हैं तब भी आपको उसकी परिवर्तन करना पड़ेगा, तब भी आपको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी और वहां पर आपको अपने तथ्यों के माध्यम से अपनी बात को रखना होगा। यदि आप सटीक पाए जाते हैं तभी आपके जो अधिनियम है उसे वैधता प्रदान की जाएगी। तो गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार में अपने जो सर्वोच्च न्यायालय का पूर्व फैसला था उसे पलट दिया गया और कहा गया कि घातक परिवर्तन नहीं किया जाएगा। यानी कि अनुच्छेद 13 जो भारतीय संविधान का है यह मूल है और चुनौती दी जा सकती है, ठीक है। अब भाई यहां पर स्थिति पलट गई। अब जो है गेंद संसद के पक्ष में थी। अब संसद चाहती है कि भाई हमें काम करने के लिए ऐसी एनवायरनमेंट मिले, हमें ऐसी परिस्थितियां मिले कि हम लोग कई मामलों में मूल अधिकारों का हनन करके भी विकास कर सकें या फिर विकास की आड़ में अपना लाभ सिद्ध कर सकें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसके खिलाफ चले गया। अब क्या बचता है? संविधान संशोधन, क्योंकि संविधान के अंतिम व्याख्याकार तो सुप्रीम कोर्ट है ना। सुप्रीम कोर्ट संविधान का अंतिम व्याख्याकार है। संविधान में क्या लिखा गया है, इसकी क्या अंतिम व्याख्या होगी, क्या डेफिनेशन है, संविधानविद क्या भारत बनाना चाहते थे, उसकी व्याख्या सुप्रीम कोर्ट करेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो उनके खिलाफ कह दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो संविधान का व्याख्याकार है ना। लेकिन अगर संविधान ही पलट दिया जाए तो आपकी व्याख्या तो वहीं रह जाएगी। अब आप इसकी व्याख्या करो जो हमने नया लिख दिया है। तो अब ये ले आए 24वां संविधान संशोधन इसके खिलाफ। 24वें संविधान संशोधन में इन्होंने कहा कि नहीं, संसद की शक्तियां अपार हैं,
संसद चाहे तो 368 के तहत मूल अधिकारों में परिवर्तन कर सकती है, उन्हें वापस ले सकती है, रूप से परिवर्तित कर सकती है, ठीक है। और सर्वोच्च न्यायालय को जो अधिकार है अनुच्छेद 13 के तहत वो मूल कानूनी विधियों के लिए हैं, ना कि हमारे संविधान संशोधन के लिए है। संविधान संशोधन हम लोग कर सकते हैं, भले ही हम लोग प्रक्रिया का पालन करें, लेकिन आप उसे ये नहीं, इस बेसिस पे गलत नहीं कह सकते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते। आप केवल ये कह सकते हैं कि प्रक्रिया का पालन किया गया या नहीं किया गया। तो अब फिर सुप्रीम कोर्ट को लगा ये बात तो पलट गई, क्योंकि अब हमारे यहाँ क्या हो रहा है, ये वाला कानून चलेगा। हमारे यहाँ सीधी सी बात है ना, संसद एक कानून बनाती है, वो कानून तब तक लागू रहेगा जब तक सुप्रीम कोर्ट उसे ना कह दे। अगर सुप्रीम कोर्ट ने उसे ना कह दिया है या फिर उसे अवैध घोषित कर दिया है तो आपको वो पुनः फिर से स्थापित करना पड़ेगा, फिर से विधायिकी प्रक्रिया से उसको गुजारना पड़ेगा और नया कानूनी स्वरूप उसको लाना पड़ेगा। अब ये लोग ले आए 24वां संविधान संशोधन। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में क्या कहा कि केशवानंद भारती नाम के एक व्यक्ति वो केरल सरकार के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। बहुत इंपॉर्टेंट केस है, नोट डाउन कीजिए, याद रखिए, कहीं पर पेटी में आए, मेंस में आए, इससे इंपॉर्टेंट बात शायद ही कोई होगा, आप सभी को याद रखना चाहिए। केशवानंद भारती नाम के व्यक्ति जब केरल सरकार के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट चले गए तो सुप्रीम कोर्ट ने इस व्यवस्था को परिवर्तित कर दिया, ठीक है, इस व्यवस्था को परिवर्तित कर दिया और कहा, लेकिन परिवर्तित किस रूप में कहा, उन्होंने कहा कि आप कहना चाहते हैं कि संसद को शक्तियां अपार हैं, हम चाहे तो संविधान में परिवर्तन कर लें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिल्कुल भाई, जब परिवर्तन करने की शक्तियां आपके पास हैं तो आप ही करेंगे, और तो कोई करेगा नहीं, राज्य विधानमंडल करेगा नहीं, हम कर नहीं सकते हैं। तो बोला कि आप बिल्कुल कीजिए, आप संविधान संशोधन से परिवर्तन करें, ठीक है, संविधान संशोधन से परिवर्तन करें। कहा गया मूल अधिकारों को वापस लिया जा सकता है, बोला लिया जा सकता है, बिल्कुल लिया जा सकता है। इसी बेसिस पे तो हमारा संपत्ति का जो मूल अधिकार था उसे बाद में वापस ले लिया गया। बोला आप मूल अधिकारों को भी वापस लीजिए, लेकिन आप मूल ढांचे के संविधान को नहीं छेड़ेंगे। ये जो हमारी हेडिंग है, मूल संरचना, संविधान की आत्मा के साथ आप अत्याचार नहीं करेंगे। आप संविधान का जो मूल ढांचा है, जो हमारे संविधानविद, जो हमारे फोर फादर्स थे, उनकी जो नींव थी, जिस कल्पना को उन्होंने किया गया था, आप उसे झंझोर नहीं सकते हैं। तो बोला गया अब क्या है, तो बोला संविधान का एक मूल ढांचा है, मूल ढांचा, संविधान का एक मूल ढांचा है जिसे आप परिवर्तित नहीं कर सकते। तो कोर्ट से पूछा गया कि ये मूल ढांचा क्या है, आप हमें बताइए कि हम किसमें परिवर्तन कर सकते हैं और किसमें नहीं, मूल ढांचा क्या है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ शब्दों को भी व्याख्यात किया और साथ ही साथ कहा समय समय पर हमारे द्वारा आपको यह बताते रहा जाया करेगा कि कौन सा विषय संविधान का मूल ढांचे का भाग है। जैसे हर विषय को देखना तो आवश्यक नहीं है, लेकिन अगर सर्वोच्च न्यायालय के लगता है कि ऐसा कोई अधिनियम लाया गया है जो कि समानता के विरुद्ध है, जो कि धर्मनिरपेक्ष चरित्र के विरुद्ध है, जो कि राष्ट्र की संप्रभुता के विरुद्ध है, ठीक है, जो हमारे गणतंत्रात्मक स्वरूप के विरुद्ध है, तो हम उसे अवैध घोषित कर देंगे, हम उसे इलीगल घोषित सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कर देंगे और आप उसको लागू नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब ये मूल ढांचे का आ गया, तो अब हम क्या समझे, संविधान में परिवर्तन कर सकती है, कौन कर सकती है, संसद कर सकती है। कहां तक कर सकती है, जहां तक आप सकारात्मक रूप में परिवर्तन कर सकते हैं कीजिए, सुप्रीम कोर्ट को कोई इनकार नहीं है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट को यह लगता है कि आपके द्वारा किया गया संशोधन संविधान की मूल आत्मा या फिर मूल विशेषताओं के विपरीत है, संविधानविदों के दृष्टिकोण के विरुद्ध है, तो उसे उसी वक्त सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा रद्द कर दिया जाएगा। अब फिर से गेंद किसके पक्ष में है, संसद के पक्ष में है। संसद के पक्ष में गेंद गई तो 39वां संविधान संशोधन विधेयक पारित कराया गया संसद के द्वारा। अब ये 39वां संविधान संशोधन विधेयक क्या कहता है भाई, इसके भीतर कहा गया कि जो प्रधानमंत्री का चुनाव है या फिर जो लोकसभा के हमारे चुनाव होते हैं, इन पर सुप्रीम कोर्ट का जो दबाव है उसे समाप्त कर दिया जाना चाहिए, उस पर रोक नहीं होनी चाहिए। निर्वाचन आयोग इसकी जांच वांच करेगा और हम लोग आपस में इसको देख लेंगे, इस पर आपका बाहरी दबाव नहीं होना चाहिए, ठीक है।
इसी को लेकर के राजनारायण नाम के एक व्यक्ति, कुछ लोग जो राजनीति में इंटरेस्ट रखते होंगे उन्होंने इस शब्द सुना होगा राजनारायण, जो इंदिरा गांधी के विपक्ष में चुनाव लड़े थे और 1971 में चुनाव हार गए थे। लेकिन उन्होंने यह दुरुपयोग, सत्ता के दुरुपयोग का आरोप इंदिरा गांधी के ऊपर लगाया, जो बाद में सिद्ध भी हुआ, ठीक है। और इसी के विपक्ष में ये लेकर के आए थे 39वां संविधान संशोधन कि सुप्रीम कोर्ट इससे बाहर रहे। अब ये फिर से अनुच्छेद 13 के खिलाफ था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है न्यायिक पुनरावलोकन का कि सर्वोच्च न्यायालय अगर समझता है कि यह मामला संसदीय स्वरूप के द्वारा जो स्थापित किया गया है, अगर यह संविधान का उल्लंघन करता है तो उसे रद्द किया जा सकता है। तो इसके खिलाफ जब ये मामला आया तो इसमें फिर इन्होंने मूल ढांचे की बात को अपनी दोहराया, बोला कि आप मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 13 मूल ढांचे का पार्ट है, न्यायिक पुनरावलोकन आर्टिकल 13 मूल ढांचे का पार्ट है और आप इसमें परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। अतः यह सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार होगा कि वह संसद द्वारा पारित प्रत्येक विधेयक का न्यायिक पुनरावलोकन कर सके। तो ये संविधान संशोधन भी इनका जो है खारिज हो गया। इसके बाद हम सभी जानते हैं कि आपातकाल हमारे देश में लगा, ठीक है। इसी बीच 1976, अगर मैं 1976 42वां संविधान संशोधन जो हमारा है 1976, ठीक है। तो 1976 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, इसके तहत पुनः संसद ने अपनी बात को दोहराया कि नहीं, हमारी शक्तियां अपार हैं, हम चाहें तो कुछ भी परिवर्तन कर सकते हैं, हमें कोई रोक नहीं सकता है। और सर्वोच्च न्यायालय के अनुच्छेद 13 की जो विधियां हैं वो आम कानूनों के लिए, संविधान संशोधन के अंदर सुप्रीम कोर्ट को इसे नहीं रखना चाहिए। लेकिन मूल ढांचे की बात को जो केशवानंद भारती केस में थी उसे पुनः दोहराया गया मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980, ठीक है। इस केस में फिर कहा गया कि नहीं, ऐसा नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार होगा, जिसके तहत वो चेक करेगा कि क्या मूल ढांचे का उल्लंघन तो कोई विधेयक या फिर कोई ऐसा अधिनियम तो नहीं कर रहा है। अगर वो करता है तो उसे उस सीमा तक समाप्त कर दिया जाएगा जहां तक कि वो मूल ढांचे का उल्लंघन करता हो। तो अब हम क्या समझे इसमें कि मूल ढांचे का जो प्रादुर्भाव हुआ वो हुआ केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार में। उसके विरुद्ध जितने भी अधिनियम आए उनको लेकर के जब वाद चला तो फिर से मूल ढांचे की अवधारणा को साकार रूप दिया गया, बार बार दोहराया गया और मूल ढांचे की व्यवस्था आज भी हमारे पास उपस्थित है, ठीक है। अब हम इसके भीतर क्या क्या समझ चुके हैं। संविधान बना, बहुत सारी उसमें विशेषताएं जुड़ी, विशेषताओं के साथ अधिकार दिया गया कि संविधान को समय के अनुसार आप बदल सकते हैं, आवश्यकताएं पड़ती हैं तो उसमें कुछ परिवर्तन आप ला सकते हैं। परिवर्तन लाना किसके तहत है, तो अनुच्छेद 368 के तहत आपको परिवर्तन लाना है। उसके साथ में आपको प्रक्रियाएं होंगी कि किस पोर्शन को आप सामान्य बहुमत से लाएंगे, किसको आप विशेष बहुमत से लाएंगे, किसको आप आधे राज्यों के साथ विशेष बहुमत से लाएंगे, आधे राज्यों की संस्तुति के साथ विशेष बहुमत से लाएंगे, ठीक है। अब बोला गया कि आधे राज्यों की सहमति से क्या सारा का सारा संविधान बदला जा सकता है, तो स्थिति क्लियर हो चुकी है कि केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार 1973 के मामले में दी गई मूल ढांचा की अवधारणा है, यानी कि मूल ढांचे को परिवर्तित संशोधित नहीं किया जा सकता है, चाहे आपके पास बहुमत पूरे राज्यों में हो, पूरे केंद्र शासित प्रदेशों में हो, चाहे लोकसभा में हो, चाहे राज्यसभा में हो, चाहे राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार ही क्यों ना हो रहा हो, ठीक है। तो ये हमारे संविधान को हम समझ चुके हैं यहाँ तक। आगे की नेक्स्ट जो हमारी वीडियोस होंगी, अगर समय लगता है तो उसमें बनाएंगे कि आगे प्रस्तावना क्या है और हमारे संविधान के और प्रोविजंस क्या क्या हैं और उनकी गहराइयाँ बारीकियाँ क्या क्या हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड।